क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की वादियों में बसी देहरादून की शामें आमतौर पर शांत और सुकून भरी होती है, लेकिन 5 फरवरी 2016 की वो शाम कुछ अलग थी। कुछ ऐसा जिसने उस सुकून को हमेशा के लिए चीर दिया। देहरादून के आर्मी एरिया को पार करते ही प्रेम नगर से करीब 1 किलोमीटर आगे शहर की हलचल पीछे छूट जाती है और सामने एक शांत ग्रामीण इलाका फैल जाता है। दूर दूर तक फैले चाय के बाग, खेतों की हरियाली और ठंडी हवा किसी को भी ठहर जाने पर मजबूर कर देती है। उस शाम भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज ढल रहा था और लोग खेतों से काम खत्म कर अपने घर लौट रहे थे। तभी अचानक सड़क किनारे एक चाय के बाग में हलचल मच गई। कुछ ही देर में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और माहौल में एक अनजाना डर फैलने लगा। भीड़ के बीचों बीच जमीन पर एक महिला की लाश पड़ी थी। वो लगभग 35 साल की थी। उसने लाल रंग की जैकेट पहन रखी थी जो खून से सनी हुई थी। किसी बेरहम ने तेज धार वाले हथियार से उसकी गर्दन पर इतना गहरा वार किया था कि उसकी वहीं मौत हो गई। करीब 7 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रेमनगर थाना प्रभारी यशपाल सिंह बिष्ट अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का नजारा बेहद विचलित करने वाला था। पुलिस ने इलाके को घेरकर जांच शुरू की और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी घटना के बारे में ठोस जानकारी नहीं दे सका। जल्द ही मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर सदानंद आते, अजय सिंह, मंजुनाथ और मनोज कत्याल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। मिट्टी, घास और आसपास के हर कोने को खंगाला गया। महिला की तलाशी ली गई, लेकिन उसकी पहचान से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि पास में एक लेडीज हेलमेट जरूर मिला, जिससे अंदाजा लगाया गया कि वो उसी का हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम था, वो महिला कौन थी और उसकी इतनी बेरहमी से हत्या किसने की थी। घटनास्थल पर शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को खंगालना शुरू किया। चाय के बाग से लेकर सड़क किनारे की झाड़ियों तक हर जगह तलाश की गई, लेकिन हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार कहीं नहीं मिला। साफ था कि कातिल सबूत अपने साथ ले गया था। अब पुलिस की उम्मीद वहां मौजूद लोगों से थी। एक एक कर सभी से पूछताछ की गई। क्या किसी ने कुछ देखा, कोई संदिग्ध हरकत? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। इसी बीच भीड़ में खड़े एक युवक ने ऐसी जानकारी दी जिसने मामले को नई दिशा दे दी। उसने बताया कि उसने एक स्कूटी सवार को वहां से तेजी से भागते हुए देखा था। पुलिस तुरंत सतर्क हो गई और उससे विस्तार से पूछताछ की गई। युवक ने बताया कि वो रोज की तरह टहलने निकला था। तभी उसे एक महिला की चीख सुनाई दी। पहले उसे लगा कि शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा, क्योंकि इलाका सुनसान और जंगल से सटा हुआ था। लेकिन अगले ही पल उसे स्कूटी स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई घबराहट में जल्दबाजी कर रहा हो। वो तुरंत उस दिशा में भागा, लेकिन तब तक स्कूटी सवार जा चुका था। शाम ढल चुकी थी, धुंधलका बढ़ गया था, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख सका। हालांकि उसने तुरंत नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दे दी। कुछ अन्य लोगों ने भी बताया कि उन्होंने थोड़ी देर पहले एक युवक और एक युवती को स्कूटी पर उसी दिशा में जाते हुए देखा था। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। पुलिस को शक हुआ कि ये कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी। संभव है कि हत्यारा महिला को किसी बहाने से उसके भरोसे का फायदा उठाकर यहां लाया हो और सुनसान जगह देखकर उसकी हत्या कर दी हो। मौके से मिला लेडीज हेलमेट भी इसी ओर इशारा कर रहा था कि स्कूटी उसी महिला की थी। यानी हत्यारा उसके लिए कोई पराया नहीं, बल्कि कोई जान पहचान वाला था। लूटपाट की संभावना लगभग खत्म हो चुकी थी। वारदात का तरीका साफ बता रहा था कि ये एक सोची समझी हत्या थी और इसके पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी नफरत छिपी थी। अब तक ये साफ हो चुका था कि कातिल स्कूटी लेकर फरार हुआ है। पुलिस ने तुरंत पूरे जिले में नाकेबंदी के आदेश जारी कर दिए। हर आने जाने वाले वाहन, खासकर स्कूटी सवारों पर नजर रखी जाने लगी और शहर भर में चेकिंग अभियान शुरू हो गया। लेकिन जांच को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी था मृतका की पहचान। पुलिस ने महिला के चेहरे की तस्वीरें खिंचवाकर पूरे उत्तराखंड पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज दी। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रात करीब 9 बजे सावलांकला क्षेत्र में पुलिस को एक स्कूटी लावारिस हालत में खड़ी मिली। ये एक अहम सुराग था।
तलाशी लेने पर स्कूटी की डिग्गी से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जो इस रहस्यमयी हत्या की गुत्थी सुलझाने की कुंजी बन सकता था। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। उत्तरकाशी में तैनात कुलदीप पंत ने प्रेमनगर थाना पुलिस से संपर्क कर बताया कि वायरल फोटो में दिख रही महिला पहले एक केस के सिलसिले में कोर्ट आती थी और संभवतः रेसकोर्स इलाके में रहती थी। ये जानकारी इसलिए अहम थी क्योंकि वो पहले इसी क्षेत्र में तैनात रह चुके थे। उधर स्कूटी से मिले मोबाइल फोन की जांच शुरू हुई। सिम कार्ड की डिटेल निकालकर कंपनी से जानकारी ली गई और जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। वो नंबर गुरप्रीत कौर के नाम पर रजिस्टर था। पता मिला, सर्कुलर रोड स्थित रेस्ट कैंप कॉलोनी। पुलिस तुरंत वहां पहुंची, जहां पता चला कि गुरप्रीत कौर अपने पति गुरमीत सिन्हा के साथ किराए पर रहती थी, लेकिन उस समय घर पर नहीं थी। पड़ोसियों से पूछताछ में मालूम हुआ कि उसका मायका पास ही त्यागी रोड पर है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। जैसे ही उन्होंने शव की तस्वीर घर वालों को दिखाई, माहौल एक पल में बदल गया। चीख पुकार मच गई, आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, वो उनकी बेटी गुरप्रीत कौर थी। गुरप्रीत कौर की पहचान होते ही मामला और गंभीर हो गया। रात करीब 11:15 बजे उसके भाई जगजीत सिन्हा की तहरीर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसकी जांच यशपाल सिंह बिष्ट को सौंपी गई। अब सबसे बड़ा सवाल था, गुरप्रीत कौर की हत्या किसने और क्यों की? मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर सदानंद दाते ने जल्द खुलासे के निर्देश दिए। अजय सिन्हा के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें अशोक राठौड़, धनराज सिंह, राजेश शाह, बीडी उनियाल, अब्दुल कलाम और एस बिष्ट जैसे अनुभवी अधिकारी शामिल थे। अगले ही दिन 6 फरवरी को पुलिस ने गुरप्रीत के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई और यहीं से जांच को एक ठोस दिशा मिल गई। आखिरी कॉल एक युवक को की गई थी, आशीष उर्फ मोनू। करीब 27 साल का आशीष त्यागी रोड, रेसकोर्स इलाके का रहने वाला था। पुलिस ने तुरंत उसके घर दबिश दी, लेकिन वो वहां नहीं मिला। घर वालों ने बताया कि वो शाम से ही गायब है और उनका उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। यहीं से पुलिस का शक और गहरा गया। पूछताछ में यह भी सामने आया कि गुरप्रीत पहले आशीष के यहां किराएदार रह चुकी थी। हालांकि कुछ महीने पहले वो वहां से चली गई थी। इस जानकारी ने मामले को एक संभावित प्रेम प्रसंग की ओर मोड़ दिया। अब जांच पूरी तरह आशीष पर केंद्रित हो गई। पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया। मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड से साफ हो गया कि घटना के समय वो न सिर्फ गुरप्रीत के संपर्क में था, बल्कि उसकी लोकेशन भी उसी इलाके में थी जहां हत्या हुई थी। जांच में यह भी सामने आया कि वारदात के बाद आशीष देहरादून से करीब 28 किलोमीटर दूर मसूरी की ओर चला गया था। जैसे ही ये जानकारी मिली, पुलिस की एक टीम तुरंत मसूरी के लिए रवाना कर दी गई। लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस कुल्हाड़ी चौकी स्थित होटल राज पैलेस पहुंच गई। पहाड़ों की ठंडी हवा के बीच उनके कदम तेज थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि वे सच के बेहद करीब है। होटल के रजिस्टर की जांच की गई और नाम देखते ही तस्वीर साफ हो गई। आशीष उर्फ मोनू कमरा नंबर 7 में ठहरा था। पुलिस ने तुरंत दरवाजा खटखटाया। कुछ पल की खामोशी के बाद दरवाजा खुला और सामने का दृश्य चौंकाने वाला था। दरवाजा खुद आशीष ने खोला, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। उसकी बाईं कलाई कटी हुई थी और वो खून बहने से लड़खड़ा रहा था। साफ था कि उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। पुलिस ने बिना देर किए उसे सेंट मैरी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे देहरादून के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद उसकी हालत स्थिर हुई। उस रात पुलिस ने उससे ज्यादा पूछताछ नहीं की, लेकिन अगली सुबह जब पूछताछ शुरू हुई तो इस हत्याकांड के पीछे छिपी कहानी सामने आने लगी। एक ऐसी कहानी जिसमें अधूरा प्यार, खतरनाक लालच और आखिर में नफरत का भयानक अंजाम था। आशीष उर्फ मोनू ने बताया कि गुरप्रीत कौर की शादी करीब 10 साल पहले गुरमीत सिंह से हुई थी और वो एक बेटे की मां थी। गुरमीत ऑटो स्पेयर पार्ट्स का काम करता था और अक्सर बाहर रहता था। इसी दौरान गुरप्रीत अपने पति के साथ त्यागी रोड पर सुबोध कुमार के मकान में किराए पर रहने लगी। सुबोध के 3 बेटे थे, अविनाश, आशीष और अंकुश। यहीं से कहानी ने असली मोड़ लिया। पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करने के बाद आशीष का मन पढ़ाई से हट गया। न उसने नौकरी की, न कोई जिम्मेदारी उठाई। धीरे धीरे उसका स्वभाव बिगड़ता गया और वो आवारा होता चला गया। वहीं दूसरी ओर गुरप्रीत मिलनसार स्वभाव की थी, हंसमुख और लोगों से आसानी से घुलने मिलने वाली। एक ही परिसर में रहने की वजह से आशीष का उसके पास आना जाना बढ़ने लगा और यही नजदीकियां धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ लेने लगी।
आशीष उर्फ मोनू गुरप्रीत की ओर आकर्षित हो गया। करीब 2 साल पहले आशीष और गुरप्रीत कौर के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शुरुआत में यह रिश्ता सामान्य लगा, बातचीत, हंसी मजाक और साथ बिताए पल। लेकिन वक्त के साथ यह रिश्ता उस सीमा को पार करने लगा जहां से हालात बदलने लगते हैं। गुरप्रीत एक विवाहित महिला थी, लेकिन भावनाओं में बहकर उसने आशीष के प्यार को स्वीकार कर लिया। यह सिर्फ आकर्षण नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसने उसके वैवाहिक जीवन की नींव को कमजोर कर दिया। समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि वे उस रेखा को पार कर गए, जिसके बाद अक्सर सिर्फ पछतावा और खतरा ही बचता है। उधर आशीष के लिए यह रिश्ता सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं था। उसने चालाकी से गुरप्रीत का भरोसा जीता और उसी भरोसे का फायदा उठाते हुए उससे उसका एटीएम कार्ड हासिल कर लिया। धीरे धीरे उसने उसके खाते से करीब 2 लाख रुपए निकाल लिए। अब उसके लिए यह रिश्ता एक आसान कमाई का जरिया बन चुका था। लेकिन झूठ और लालच ज्यादा समय तक छिप नहीं सकते। साल 2015 में इस रिश्ते की सच्चाई सामने आ गई। जब गुरमीत सिन्हा को अपनी पत्नी और आशीष के संबंधों का पता चला तो घर में बड़ा विवाद हुआ। हालात की गंभीरता को समझते हुए गुरप्रीत ने अपने किए पर पछतावा जताया और अपने पति से माफी मांग ली। जब गुरमीत ने आशीष पर पैसों की वापसी का दबाव बनाया तो काफी कोशिशों के बाद उसने 1 लाख रुपए लौटा दिए। बाकी रकम बाद में देने का वादा किया गया, एक ऐसा वादा जो आगे चलकर तनाव की वजह बन गया। अपनी टूटती गृहस्थी को बचाने के लिए गुरमीत ने बड़ा कदम उठाया। करीब 3 महीने पहले उसने सुबोध कुमार का मकान छोड़ दिया और ससुराल के पास नया घर ले लिया। जाते समय उसने गुरप्रीत को साफ चेतावनी दी, आशीष से कोई संबंध नहीं रखना और अपने पैसे वापस लेना। कुछ समय के लिए दोनों के बीच दूरी जरूर आई, लेकिन ये दूरी सिर्फ घरों की थी, दिलों की नहीं। छुप छुप कर मिलना फिर शुरू हो गया। उधर गुरप्रीत अपने पैसों को लेकर लगातार आशीष पर दबाव बना रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार बहस होने लगी। धीरे धीरे हालात और बिगड़ने लगे। गुरप्रीत अपने स्वभाव के अनुसार स्वतंत्र थी और खुद को किसी की बंधन में नहीं मानती थी। उसकी जिंदगी में कुछ और लोगों का आना जाना भी बढ़ने लगा। जब ये बात आशीष को पता चली तो उसके अंदर शक और गुस्सा दोनों बढ़ने लगे। एक दिन दोनों आमने सामने हुए। आशीष ने उस पर हक जताने की कोशिश की, लेकिन इस बार गुरप्रीत चुप नहीं रही। उसने साफ कहा, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं आशीष, और तुम मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। यह सुनकर आशीष का गुस्सा भड़क उठा। उसकी आंखों में अब प्यार की जगह जुनून और शक था। उसने कड़े लहजे में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं गुरप्रीत, और तुम्हें किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरूरत पड़ी तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। गुरप्रीत ने बिना डरे जवाब दिया, अगर प्यार करते हो तो भरोसा भी करो और अपनी हद मत भूलो। उस दिन की तीखी बहस के बाद आशीष के भीतर कुछ बदल गया। वो धीरे धीरे अवसाद में डूबने लगा। न उसके पास कोई काम था, न कोई उद्देश्य। उसके दिमाग में हर वक्त सिर्फ गुरप्रीत कौर ही रहती थी। वो बार बार एक ही बात सोचता, क्या वो उसे भूल गई है? क्या वह किसी और के साथ है? हकीकत यह थी कि गुरप्रीत उसकी पत्नी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसके मन में उस पर अधिकार की भावना घर कर चुकी थी। जब उसे लगा कि वो उससे दूर जा रही है तो उसका प्यार शक और जुनून में बदलने लगा। उधर गुरप्रीत लगातार उससे अपने पैसे वापस मांग रही थी। हर बार का दबाव उसे अपनी कमजोरी का एहसास कराता और वो अंदर ही अंदर टूटता चला गया। एक समय ऐसा भी आया जब उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का सोचा, लेकिन फिर उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया, अगर मैं मर गया तो गुरप्रीत आजाद हो जाएगी। यहीं से उसका दर्द गुस्से में बदल गया। उसने तय कर लिया कि गुरप्रीत को सजा वो खुद देगा। इसी भाई लोग, आज मैं जिस घटना को बताने सुनाने जा रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोगों के पास सबसे पहले मैं बता दूं, कलेजा तो होना चाहिए और बर्दाश्त करने के लिए भी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि घटना ही कुछ इस कदर है। दोस्तों, ये घटना जालंधर जिला में छोटा सा गांव पड़ता है निरम्मल पट्टी। उसी निरम्मल पट्टी के गांव में रहने वाले 2 भाई राम श्याम, इन दोनों के सर से पिता और माता का साया बहुत पहले उठ चुका था। बड़े भाई शादीशुदा थे और श्याम अभी नाबालिग था। तो हुआ क्या कि बड़े भाई ने जिम्मेदारी उठाया, उसको पढ़ाने लगा और खेती किसानी करके पेट पालने लगा, घर चलाने लगा। तो पढ़ते पढ़ते श्याम का रुचि पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा और रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो उसको पढ़ाने लगे, गरीबी में मजदूरी करके खेती किसानी करके बड़े भाई राम श्याम को पढ़ाने लगे।
पढ़ता गया। एक दिन समय आया, वो नौजवान बनना चाहता था, देश का नौजवान में फार्म भरा, रिजल्ट आया और नौकरी लग गई। दोनों के लिए उस घर में खुशी के कोई ठिकाना नहीं था। गरीबी दूर हुआ, पैसे आने लगे, हर शौक़ और खुशियाँ पूरी होने लगी, हर शौक़ और खुशियाँ पूरी होने लगी। उसके बाद श्याम का उम्र हो जाता है, शादी योग्य हो जाता है। तो बड़ा भाई है, जिम्मेदारी तो बनता है। जैसे उसको पढ़ाया लिखाया, नौजवान बनाया, सारी समस्याएं, दुख और गरीबी दूर हुई, तो बड़ा भाई सोचने लगा कि मेरा भाई अब सयान हो रहा है, इसका शादी भी कराना ज़रूरी है। तो भाई शादी के लिए बड़े भाई राम इधर उधर के रिश्ते देखने लगे और समय ऐसा आया कि एक जगह रिश्ता सेट होता है और इन दोनों की शादी बड़े भाई राम ने धूमधाम से करवा देते हैं। करवाने के बाद फिर जो है छोटा भाई श्याम शादी के कुछ दिन के बाद ड्यूटी पे अपने चला जाता है। फिर उसके बाद आता है 1-2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, लेकिन दुर्भाग्य था कि छोटे भाई श्याम की औरत की गोद में एक भी फूल नहीं खिला, एक बच्चा नहीं हुआ, एक संतान नहीं हुआ। इसी का दुख जो है बड़े भाई को भी था और छोटे भाई को, उसकी पत्नी को, कि सारा सुख और सारी समस्याएं दूर हुई, सारे सुख का हम लोगों ने आनंद लिया, मिल रहा है। लेकिन यही एक दुख है कि 3-4 साल शादी के हो गए, लेकिन एक फूल मेरी पत्नी की गोद में नहीं है। श्याम सोचते रहे, उनकी पत्नी सोचती रही और उनके बड़े भाई इधर उधर बहुत दौड़े। लेकिन 3-4 साल का समय बीत गया। लेकिन फिर एक समय आता है, लोग झाड़ फूँक कराते हैं, दवा कराते हैं और कहीं ना कहीं लोग देवी देवताओं से मिन्नती मनुहार भी करते हैं, आसरा लगाते हैं, मन्नत मांगते हैं। तो किसी न किसी का वो दुआ लगा कि एक समय वो भी आया कि श्याम के औरत के गर्भ में बच्चा पलने लगा। ये खुशी का खबर आया। खुशी का खबर बड़े भैया राम सुनते हैं तो कूद कूद के उछल उछल करके पागल हो जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं कि मेरा भाई अब बाप बनेगा, मैं बड़ा पापा बन जाऊंगा। ये खुशी भर भर के सबको बताने लगे, बांटने लगे। और बाहर से, घर से जब फ़ोन जाता है श्याम के पास, श्याम भी सुनता है तो श्याम भी खुशी के मारे उछल जाता है और पूरे अपने डिपार्टमेंट में सारे नौजवानों के साथ पार्टी करता है, मिठाइयाँ बांटता है, खुशियाँ इजहार करता है। लेकिन जब कायदे 9 महीना जो किनारे पर आया, मतलब 9 महीना का लास्ट स्टेज जब चलने लगा, तो इसीलिए कहते हैं कि लालच बहुत बुरी चीज़ होती है और कब किस इंसान के अंदर शैतानी और लालच बुरी बला आ जाए ये कोई नहीं जानता है और न उसके घर में किसी को पता था। भाई लोग जब 9वां महीना चलने लगा, इलाज के लिए हॉस्पिटल गए तो बता दिया डॉक्टर ने कि बस कुछ ही दिनों में इनको बच्चा होगा, डिलीवरी हो जाएगी। तो भाई ये खबर जब बड़े भैया राम जो हैं उनकी पत्नी को लगता है सुधा को, तो सुधा बहुत दूर तक इस खबर को सुनने के बाद सोचने लगती है। उसके दिमाग में शैतानी कोई आत्मा जैसे बैठ जाए, लालच का वो चीज़ बैठ गया। बहुत दूर तक सोची, इधर उधर लोगों से राय लेने लगी कि ऐसा ऐसा बात है। तो कुछ लोग होते हैं गांव में, हर गांव में, जो बताते हैं कि उसका भी बेटा हो जाएगा, उसका भी संतान हो जाएगा तो वो भी हिस्सेदार हो जाएगा। 3-4-5 साल तक इसके पास कोई बच्चा नहीं था तो लगा कि तुम्हारा ही है, मेरा ही है। वो भी बोलने लगी लोग, अब जो है उसके पास भी एक बेटा होगा, उसको भी हिस्सा मिलेगा, उसको भी जायदाद देना पड़ेगा। ऐसी खबर जो है कि उसके दिमाग में चलने लगी और लोगों के द्वारा भरा भी गया। तो राम की पत्नी श्याम की भाभी एक शैतानी दिमाग लगा करके प्लानिंग करने लगी। जब डॉक्टर बोला कि 1 हफ्ते में डिलीवरी हो जाएगी, फिर जब डिलीवरी के लिए वहाँ बुलाया गया, उससे पहले ही पत्नी सुधा इनकी चली जाती है उस हॉस्पिटल में, नर्स से बात करती है, नर्स से प्लानिंग करती है, उसको पैसा देती है। देने के बाद प्लानिंग कर लेती है कि जब वो आएगी, जब उसका डिलीवरी होगा तो उसको मार देना है, ख़त्म कर देना है। जो पैसा कहोगी और दूंगी, वो सब पैसा मैं जितना कहोगी दूंगी। उसके बाद समय क्या होता है, पैसा ऐसा चीज़ है कि भाई कब किसी का मूड मिजाज चेंज हो जाए ये आप सबको पता है। लालच बहुत बुरी चीज़ है। उसके बाद वो समय आता है जब हॉस्पिटल में एडमिट होती है श्याम की पत्नी राम की भवा। उसके बाद वही होता है कि एक फूल सा बेटा होता है। होने के बाद उस बेटे को
उस नर्स ने प्लान के मुताबिक झोला में रुई रखती है और उस बच्चे को रखती है। उसके बाद ले करके चली जाती है, जो कि किसी को पता नहीं होता है। सभी को बताती है कि बच्चा मर गया था बच्चा, इसीलिए उसको ले जा करके दफना दिया गया है, फेंक दिया गया। उसके बाद प्लान के ही मुताबिक वो नर्स एक झोला लेती है और झोले में रुई रखने के बाद उस मासूम से फूल को, जिसके गोद में 5-6 साल के बाद एक फूल खिला हो और उसका भी मुंह ना देख पाए पति और पत्नी, एक माँ, तो किससे बड़ा अभागन, इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है, जो आदमी एक माँ से एक बच्चे को छीन ले, एक पिता से एक बच्चे को छीन ले, जो 5-6 साल तक इंतज़ार करता रहे कि मेरे पास भी कोई भगवान एक फूल दे। उसके बाद वो लेके चली जाती है, क्योंकि भाई उसकी भाभी ने पैसा दी थी, लालच वही मैं बताया। ले जा कर के सुनसान जगह में एक पेड़ था, छोटा सा पेड़, उस पेड़ के डाल में उस झोले को टांग करके वो चली जाती है और परिजनों को बता दिया जाता है कि सॉरी, आपका जो बच्चा था वो पेट में ही एक्सपायर कर गया था, उसको किसी तरह से निकाला गया है। निकालने के बाद उसको दाह संस्कार कर दिया गया। उसको दिखाने लायक नहीं था वो बॉडी, इसीलिए हम लोग नहीं दिखा पाए। उसके बाद फिर से मातम छाता है, रोते रोते जान को दाव पे लगा दिए माँ और भाई और वो पिता। कैसा दुर्भाग्य हुआ हमारे साथ, मतलब दुखों का पहाड़ टूट गया। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। भाई जब भगवान खड़ा है कि तुमको जीना है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वहीं जब उनके बड़े भाई राम को मुलाकात होती है उस डॉक्टराइन, जो बड़ी डॉक्टर होती है, लेडी डॉक्टर, तो रोते हुए वो देखी तो बोली कि क्या बात है, सब कुछ तो नॉर्मल हुआ है, बच्चे भी से क्यों ऐसा रो रहे हैं। उसके बाद बड़े भाई राम जो है कि सुन के शौक हो जाते हैं, बोलते हैं कि काम मैडम आप भी मजाक कर रही हैं। बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर लेडी बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल हुआ है, बच्चा स्वस्थ है, कहाँ है बच्चा। उसके बाद वहीं सारा पोल खुलता है। उसके बाद उस नर्स को बुलाया जाता है, जो नर्स पैसे लेकर के इतना घिनौना काम की थी, आई और उस पर पूछा गया, प्रेशर पड़ा तो सारी बातें उगल दी। सभी शौक हो गए, सभी के पैरों तले ज़मीन खसक गई जब उसने सारी सच्चाई बताई। तो उसके बाद सभी लोग बोले नर्स को पकड़ के सबसे पहले ये बता कि उस बच्चे को, मासूम फूल को कहाँ ले जाके रखी है। उसके बाद दौड़ते दौड़ते सभी लोगों के साथ उस दूर सुनसान झाड़ी में जाती है, जहाँ उस झाड़ी में झोला में उस बच्चे को टांगी थी। लेकिन एक घटना वहाँ और घटता है। पहुँचने से पहले जब वहाँ देखते हैं, नज़दीक होने से पहले उस झोला को देखते हैं कि उस झोले के आसपास ही 4 कुत्ते खुरझार मार रहे थे, घूम रहे थे, भूख रहे थे, उस झोले को झपटना चाह रहे थे। लेकिन भगवान ने लिखा था कि रहना है। उसके बाद दौड़ते हुए जाते हैं, उस कुत्ते को भगाते हैं, बोलते हैं, डांटते हैं, कुत्ते भागते हैं, फिर उस झोला को उतारते हैं तो उस मासूम को उसी झोले में पाते हैं और आँख मूंदा हुआ सोया हुआ। जब उसको उठाए काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया, जिंदा था वो। उसके बाद फिर से खुशी की माहौल आई, सभी लोग एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए, घर लेके गए। लेकिन दुर्भाग्य ही था कि भाई तो राम था, राम ही रहा, लेकिन भाभी सीता नहीं बन पाई। एक कलेश उनमें हो गया। लेकिन भाई और उस औरत राम की भाई और भवै बोले कि भैया हम आपके नाम नहीं, अपना सारा ज़मीन जायदाद भाभी के नाम करके हम लोग जा रहे हैं, कभी नहीं आएंगे। आपके भी नाम नहीं करेंगे, इनके नाम कर रहे हैं। जब जाने लगते हैं तो भाई भी कहता है कि मैं इस पापिन के साथ नहीं रहूँगा, भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, इसको छोड़ देते हैं। फिर छोड़ के जाने लगते हैं। लेकिन लास्ट में वही होता है, रोने लगी पैर पकड़ करके, तो गांव जवार सब कहने लगे कि छोड़ो गलती हो गया, चलो एक बार एहसास हो गया। लेकिन ये है कलयुग की जो सीता बनती हैं और राम की तलाश करती हैं। तो मैं कह दूं, राम तभी मिलेंगे, कृष्ण तभी मिलेंगे जब यशोदा बनोगी तो कृष्ण मिलेंगे, और सीता बनोगी तो राम मिलेंगे। और इस तरह से इतना गंदा घिनौना काम करके, इसीलिए इस कलयुग से औरतों से विश्वास उठ गया भाई। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।